नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। शैलेश यही कुछ 4 दिन के लिए मसूरी में अपनी कंपनी के काम के लिए आया था। काम 3 दिन में ही निपट गया तो सोचा कि क्यों ना आखिरी दिन मसूरी की हसीन वादियों को आंखों में समेट लिया जाए और निकल पड़ा अपने होटल से निकल कर उसने फ़ोन से ऑनलाइन ही कैब बुक कर दी और निकल गया मसूरी की सुंदरता को निहारने। कैब का ड्राइवर मसूरी का ही निवासी था, ऐसा उसकी भाषा से लग रहा था। शायद इसीलिए उसे शैलेश को मसूरी घुमाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। वह उन रास्तों से अच्छी तरह परिचित था जो उसकी यात्रा को तीव्र और आरामदायक बनाएंगे। कैब का ड्राइवर पहाड़ों में रहने वाला सीधा साधा पहाड़ी व्यक्ति था। वह बिना अपना फ़ायदा या नुकसान देखे खुद भी शैलेश के साथ निकल पड़ा और शैलेश को हर जगह की जानकारी पूरे विस्तार से देने लगा। अब शैलेश भी ड्राइवर के साथ खुल चुका था। शैलेश ने पूछा, भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र, ड्राइवर ने बताया। अब दोनों मानो अच्छे मित्र बन गए हों। महेंद्र ने शैलेश को सारी जानी मानी जगहों पे घुमाया। समय कम था इसलिए शैलेश हर जगह नहीं घूम सका। मौसम काफ़ी खुशनुमा था पर शैलेश को नहीं पता था कि मसूरी में मौसम को करवट बदलते देर नहीं लगती। देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। महेंद्र को इन सब की आदत थी। उसने शैलेश से कहा, घबराइए मत साहब, यहाँ आइए इस होटल में। शैलेश ने देखा कि महेंद्र जिसको होटल बोल रहा था वह असल में एक ढाबा था। शैलेश को महेंद्र के इस भोलेपन पे थोड़ी हंसी आई, पर उसने अपनी हंसी को होठों पे नहीं आने दिया क्योंकि वह ढाबा भी प्रकृति की गोद में इतना सुंदर लग रहा था कि पूछो मत। शैलेश ने महेंद्र से कहा, सच में भाई साहब, इसके आगे तो हमारी दिल्ली के बड़े बड़े 5 सितारा वाले होटल भी फीके हैं। ठंडा मौसम था, शैलेश थोड़ा सिकुड़ सा रहा था। महेंद्र समझ गया था कि शैलेश को इस ठंड की आदत नहीं है। उसने अपने और शैलेश के लिए 2 गर्मा-गर्म कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। महेंद्र ने अब शैलेश की चुटकी लेना शुरू कर दिया। और भाई साहब, शादी वादी हुई कि अभी तक नहीं? क्या लगता है? शैलेश ने प्रश्न के बदले प्रश्न किया। लगते तो धोखा खाए आशिक हो। शैलेश ने महेंद्र की बात का बुरा नहीं माना बल्कि धीरे से हंस दिया। शैलेश के चेहरे पे हंसी देख महेंद्र तपाक से उसकी तरफ उंगली दिखाता हुआ बोला, है ना? सही बोला ना साहब? ढाबे के कर्मचारी ने उनके सामने उनकी कॉफ़ियों के कप रख दिए और चलता बना। महेंद्र ने फिर उसी बात को छेड़ते हुए पूछा, बताओ ना साहब, क्या किस्सा था वो? शैलेश पहले तो थोड़ा झिझका, फिर अपना किस्सा सुनाने को तैयार हो गया। शैलेश ने बताना शुरू किया। उस वक्त मैं 11वीं जमात में दाखिल हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद 11वीं जमात में मेरा वह पहला दिन था। उस दिन कई न्यू कमर्स भी पहली बार स्कूल आए थे। उन्हीं में से एक थी रबीना। रबीना को पहली बार देखकर मेरे दिल में उसके लिए किसी प्रकार की कोई भावना तो नहीं उमड़ी, पर धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती होना शुरू हो गई और वह मुझे अपनी बाकी दोस्तों से ज़्यादा प्यारी भी हो गई। रबीना का बदन काफ़ी गोरा था जो धूप में जाने से, और गुलाबी होठ था। उसके हाथों पे छोटे छोटे भूरे रंग के रोए, बाल भी कहीं कहीं से भूरे भराकसा, जिस्म ऊपर से सज संवर के उसका स्कूल में आना मुझे बड़ा आकर्षित करता था। रबीना के प्रति मेरी नज़दीकियां बढ़ती चली जा रही थी, पर एक लड़की थी जो अक्सर मेरे और रबीना के बीच आ जाती। वह थी संजना। संजना कौन है साहब? जिज्ञासु महेंद्र ने शैलेश से पूछा। अरे संजना तो वह थी जिसकी बात मैंने मानी होती तो आज पछताना नहीं पड़ता। महेंद्र अब और सतर्क होकर किस्सा सुनने लगा। रबीना तो अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी ज़िंदगी में आई थी, पर संजना तो बचपन से ही मेरे दिल में बसती थी। संजना और मैंने जब से पढ़ना शुरू किया तब से हम साथ ही थे। हमारे घर वाले भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। संजना मेरा पहला प्यार थी और मैं उसका। पर जब से रबीना मेरी ज़िंदगी में आई, मैं हर दिन रबीना के थोड़ा और पास आता गया और संजना से दूर होता गया। मुझे रबीना के नज़दीक देख कक्षा के तमाम छात्र जलते थे। लड़कियों को रबीना से जलन होती और लड़कों को मुझसे, पर सबसे ज़्यादा कोई जलता था तो वह थी मेरी संजना।
उसका जलना मुझे जब फजूल का लगता था पर अब वाजिब लगता है। भला आप जिसे चाहते हो अगर वह आपके सामने ही किसी और का होने लगे तो इंसान का खून तो वैसे ही जल जाएगा। संजना मुझसे हमेशा कहती। शैलेश की नज़र बाहर गई। बारिश थम चुकी थी पर उसका किस्सा और उनकी कॉफ़ी अभी आधी बची थी। महेंद्र ने पूछा, क्या कहती थी? शैलेश ने किस्सा चालू रखा। संजना जब भी मुझसे ज़्यादा चिढ़ जाती तो बोलती, तुम भूलो मत वह एक मुसलमान है। तुम्हारा आगे एक साथ कोई भविष्य नहीं है। काम तो मैं ही आऊँगी, इसलिए संभल जाओ वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। पर रवीना के इश्क में मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। कुछ और दिखता ही नहीं था। देखते देखते 2 साल गुजर गए। मैंने और रवीना ने एक ही कॉलेज में दाखिला लेने की पूरी तैयारी भी कर ली। पर 12वीं जमात के बाद संजना आगे क्या करेगी ना तो मैंने कभी जानने की कोशिश की और ना उसने कभी बताने की। देखते ही देखते समय बीतता गया। संजना का नंबर भी अब उसकी यादों की तरह मेरे फ़ोन से मिट गया। अब मेरी फ़ोन की कॉल हिस्ट्री में सिर्फ रवीना के नाम की ही एक लंबी लिस्ट होती और उससे घंटों बात करने का रिकॉर्ड। हमारे इश्क के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे और रवीना भी मुझे उतना ही पसंद करती थी जितना मैं उसे। ना तो मैंने कभी सोचा कि वह पराये धर्म की है और ना उसने। स्कूल के समय में तो मैं रवीना के जिस्म की तरफ आकर्षित था, उसकी खूबसूरती के लिए उसे चाहता था, पर अब मैं उसे दिल से चाहने लगा। मैंने कॉलेज में हॉस्टल में रहने के बावजूद कभी रवीना से जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाना चाहा। अब मुझे पता चल गया दिल का प्यार किसे कहते हैं। मुझे अब रवीना कैसे भी स्वीकारती, चाहे वह पराये धर्म की हो या कभी उसकी सुंदरता चली भी जाए तो भी मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शैलेश किस्सा बीच में रोक बाहर देखने लगा। मौसम फिर करवट बदल रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई। शैलेश फिर अपने अधूरे किस्से पे वापस आया और महेंद्र से पूछा, हाँ तो मैं कहाँ पर था? आप रवीना को दिल से चाहने लगे थे। महेंद्र ने याद दिलाया। हाँ, अब हम एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे। पर अब एक सबसे बड़ी अड़चन थी जिसे हम हमेशा से नज़रअंदाज करते रहे। वह थी हमारी अलग अलग कौमें। चलो और कोई बिरादरी या जात होती तो चलता, पर एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। हमारा समाज हमेशा से एक दूसरे का दुश्मन समझता। हमें अच्छी तरह से मालूम था कि ना तो मेरे घर वाले शादी के लिए मानेंगे और ना ही रवीना के। मैंने रवीना से कहा था कि तुम हिंदू हो जाओ। तब उसने मुझसे धीरे से कहा, तुम मुसलमान हो जाओ। मैं अपने अम्मी अब्बा की इकलौती हूँ। मैं हिंदू हो गई तो उनका क्या होगा? मैंने कहा, ऐसे तो मैं भी इकलौता हूँ अपने माँ बाप का, और तुम समझती क्यों नहीं हिंदू धर्म एक शुद्ध और सात्विक धर्म है, और तुम एक बार हिंदू बन गई तो मैं अपने माँ बाप को मना ही लूँगा, और मेरे अम्मी अब्बा का क्या? अरे, इकलौती बेटी के लिए कितने सपने देखते हैं उसके वालिद, पता है? एक वालिद उसके लिए अच्छा शौहर ढूंढने के सपने देखते हैं, उसके निकाह के सपने देखते हैं, उसके लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं और बदले में सिर्फ समाज के सामने इज्जत से उठी नाक चाहते हैं, जो मेरे हिंदू बनने पर शर्म से कट जाएगी। रवीना ने भी अपना पक्ष साफ साफ मेरे सामने रख दिया, और अगर मैं मुसलमान बन गया तो मेरे माँ बाप का तो सिर्फ गर्व से उठ जाएगा ना। मैंने भी गर्म दिमाग में बोल दिया, पर अगले ही पल लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वह उठ के चली गई। मुझे लगा कि अभी गुस्से में अब शांत हो जाएगी, फिर आ जाएगी मेरे पास, पर मुझे क्या पता था कि वह मुझसे वास्ता ही छोड़ देगी और इतनी आसानी से मुझे भूल देगी। स्कूल के समय में जिस तरह रवीना के पीछे मरने वालों की कोई कमी नहीं थी, उसी प्रकार कॉलेज में भी लड़के रवीना के प्रति आकर्षित रहे। मुझसे मनमुटाव होने के बाद उसने अपना नया साथी ढूंढ लिया, जो उसी की कौम का था और हमारे ही कॉलेज का था। कॉलेज भी अब ख़त्म हो चुका था और हमारा एक दूसरे से वास्ता भी। मैंने कई महीनों तक उसको सोशल मीडिया पर मैसेज करने की कोशिश की, पर हर जगह से ख़ुद को ब्लॉक पाया। मेरा नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब मेरे कानों में संजना की उस दिन वाली बात गूंजने लगी, काम तो मैं ही आऊँगी। कुछ दिन उदास रहा और ख़ुद को यही तसल्ली देता रहा कि वह तो वैसे भी मुस्लिम थी, चली गई तो क्या हुआ, पर मैंने अपने माँ बाप को तो नहीं छोड़ा ना। मुझे आज समझ में आया कि जिसे तुम चाहो अगर वह तुम्हारे सामने ही किसी और की हो जाए तो कैसा लगता है।
और कुछ ऐसा ही लगता होगा मेरी संजना को उस वक्त। मैंने तय किया कि फिर संजना का हाथ पकड़ूंगा, पर मन में ही विचार किया कि किस मुंह से जाऊंगा उसके पास, क्या कहूंगा उससे कि क्या हुआ मेरे साथ, और मान लो कह भी दिया तो क्या वह फिर से स्वीकार करेगी मुझे। मैंने अपना स्वाभिमान छोड़कर सोच लिया कि जो कुछ हुआ सब बात बता दूंगा, उसे ही जीत जाने दूंगा। अगर अपने आप को गलत साबित करके मैं फिर उसको हो जाऊं तो क्या बुराई है। पर उसे ढूंढने पर पता चला कि वह अब दिल्ली में नहीं रहती। सारे सोशल मीडिया को छान मारा पर पता चला कि वो कहीं नहीं है। फिर हताश होकर अपनी ज़िंदगी को रुकने नहीं दिया, बल्कि एक कंपनी में जॉब कर ली और संजना का मिलना ना मिलना प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ साहब? महेंद्र सुनना चाहता था कि आगे क्या हुआ। फिर क्या होगा, ज़िंदगी चल ही रही है, आज नहीं तो कल वह मिल ही जाएगी। अगर ना भी मिली तो भी समझ लूँगा कि मेरी ही गलती की सज़ा, जो उस वक्त उसकी कदर नहीं कर पाया। शैलेश ने बाहर देखा। मौसम की मार और ज़ोर से पड़ने लगी, और जिस तरह से वह और महेंद्र मौसम की मार से बचने के लिए ढाबे में घुसे थे, उसी तरह और पर्यटक भी ढाबे के अंदर पनाह लेने लगे। ढाबे का कर्मचारी फटाफट अपनी सारी टेबलों पर कपड़ा मारने लगा और उनके बैठने को कहने लगा। तभी शैलेश की नज़र एक नौजवान औरत पे पड़ी, जो उसी बरसात से बचते हुए ढाबे में आई थी। उस औरत को देख शैलेश की आंखें उस पर गड़ी की गड़ी रह गईं, मानो दिमाग पे जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। शैलेश को पराई औरत को ऐसे घूरते देख महेंद्र बोला, अरे साहब, ऐसे मत देखो, वरना बिना बात में दोनों को खुराक मिल जाएगी अभी। क्यों? शैलेश ने आश्चर्य से पूछा। दिखता नहीं क्या? नई नई शादी हुई है, तुम्हें कैसे पता? अरे साहब, आधे हाथ चूड़ियों से भरे हैं और माथे पे सिंदूर नहीं दिखता क्या? महेंद्र भोलेपन में फिर से बोला, कोई बात नहीं साहब, आपको कैसे पता होगा, पर मुझे सब पता है। नई नई शादी के बाद लड़कियां ऐसे ही फैशन करती हैं, मेरी वाली भी करती थी ना, कहकर महेंद्र शर्मा गया। शैलेश अनबना सा रह गया, मानो महेंद्र की बात वह मानना नहीं चाहता था। अरे क्या हुआ साहब, जानते हो क्या इसे? महेंद्र ने पूछा। अरे यही तो मेरी संजना है, पर यह शादी और मसूरी का क्या चक्कर? संजना अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। उसका जिस्म भी भर गया था, चेहरे पर ऐसी चमक मानो जिंदगी में कोई चिंता ही ना हो। पर संजना के माथे का सिंदूर और कलाइयों पे चूड़ियाँ शैलेश को अंदर से खाई जा रही थी। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे। शैलेश अपनी टेबल से उठ खड़ा हुआ और जाकर संजना के सामने अचानक से प्रकट हो गया। दोनों एक दूसरे को मसूरी में देख चौंक गए। उन्होंने ऐसा इत्तेफाक सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही देखा था। संजना ने आश्चर्य से पूछा, तुम और यहाँ? मैं तो काम से आया था, कल निकल जाऊँगा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? शैलेश ने पूछा। मेरी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है, संजना ने एक नौजवान की ओर इशारा करते हुए कहा। इन्होंने ही प्लान बनाया था, हमारा हनीमून मसूरी में ही मनेगा। संजना ने आगे बड़े ही मजाकिया लहजे में पूछा, मानो उसे सब पता हो। और अपना सुनाओ, कैसी चल रही है तुम्हारी और रबीना की ज़िंदगी? शादी वादी हुई? यह कहकर संजना मुस्कुरा गई। बरसात फिर से थम गई। शैलेश इससे पहले कुछ बोलता, संजना के पति ने उसे इशारा कर जल्दी से चलने को कहा। संजना ने भी जवाब सुने बिना ही शैलेश को अलविदा कर दिया और आगे बढ़ गई। संजना ने पीछे मुड़कर शैलेश को देखा और बड़ी ही बेरहमी से कहा, क्यों आना पड़ा ना मेरे ही पास? भोले, महेंद्र ने शैलेश को दिलासा दिलाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा। चलो साहब, वरना फिर बारिश शुरू हो जाएगी, वापस भी तो जाना है ना। शैलेश दूर जाती संजना को देख रहा था। वक्त उसके हाथ से निकल चुका था, अब कभी वापस नहीं आएगा। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।